चलो भैया, अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये मान के चलो कि 2023 में ये थ्योरम आने के पूरे पूरे चांस हैं जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। थ्योरम का नाम है, दिख रहा है यहां तक सभी को प्रॉपर? हाँ भाई। तो अगली जो थ्योरम मैं करवाने वाला हूं आपको, ये जो प्रमेय है, ये थ्योरम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है इसका और किस नाम से ये थ्योरम आएगी, बिल्कुल तरीके से सुनना भैया। और जल्दबाजी मत करना, एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है, अभी मैं करूंगा उसको। और वो इसलिए किया गया है ताकि थोड़ा बहुत, और दिशांत क्लास देख रहा है, नाराज मत हो ना भाई। आपकी जो कॉपी है वो चेक करके मैंने रख रखी है ना, लेकिन मैंने अनाउंसमेंट इसलिए नहीं करा क्योंकि आप सोचो एक बच्चा ओनली है, एक बच्चा जिसने टेस्ट दिया है यूट्यूब। अब उसका अनाउंसमेंट भी मैं करूंगा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा। तो आपका जो इनाम प्राइज है वो आज मैं आपको डायरेक्ट ही प्रोवाइड करवा दूंगा, अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, और यहां पर थ्योरम का नाम सुनो भैया, कोशी कोशी समाकलन प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, कोशी समाकलन प्रमेय का कथन दीजिए एवं सिद्ध करो। एवं सिद्ध करो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। स्टेट एंड प्रूफ कोशी इंटीग्रल थ्योरम। स्टे एंड प्रूव कोशी कोशीज इंटीग्रल थ्योरम। पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। अब आपको पता है सेकंड होता है इसका स्टेटमेंट, और करके, जो कि एग्जाम में पूछता है आपसे। यहां पे लिख रहा हूं मैं कथन। स्पेलिंग देख लेना भैया, जैसे आपको अच्छी लगे वैसे लिख लेना। स्टेटमेंट सुनो, यदि, अब जो वर्ड लिख रहा हूं वो आपका बिल्कुल रिश्तेदार है भाई। एक से संबद्ध प्रदेश, कुछ याद आ रहा है आपको? एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड एक विश्लेषक फलन है। विश्लेषक फलन है। अब सोचो, जिसकी यूनिट नंबर फर्स्ट ढंग से क्लियर नहीं होगी ना, वो तो इस वर्ड में अटक जाएगा कि ये विश्लेषक क्या है। अब उसको यही पता नहीं होगा तो ये थ्योरम कैसे कर पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं जो मैंने करवाया है ना वो बिल्कुल कनेक्टेड है एकदम। तथा एफ डैश जेड आपको दे रखा है सतत, सतत है। एवं यदि जी में सी एक संवृत कंटूर भी है, जी में सी एक संवृत कंटूर, तब आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 0 आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल तरीके से लिख लेंगे एकदम। देखो, इफ ए फंक्शन, if a function fz is analytic in a simply connected domain, connected domain, simply connected domain G, and
एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस देन एनी क्लोज कंटूर सी, कंटूर सी इन जी, देन लिखा हुआ है ऊपर, जो लिखा हुआ है ना यही प्रूफ करना है, नीचे भी बहुत ही आराम से देखो। और एक बात मैं बताना भूल गया, अभी बता रहा हूं मैं, 2023 के लिए क्या है ये, वेरी 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 इन्फिनिट मोस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। इस साल नहीं आई थी ये, तो 2023 में डेफिनेटली आने के चांस है, या तो ये आएगा, इसका सवाल आएगा। एक बात मैं बता दूं आपको, आपका टाइम चेंज कर दिया है मैंने, सुन लो ध्यान से। टाइम हो गया है आपका 8 बजे से लेकर 9:30 बजे, क्योंकि मैं अब कम से कम 1.5 घंटे क्लास लूंगा आपकी दिवाली तक। डेली जो क्लास होगी आज से ही होगी, और डेली जो क्लास होगी आपकी वो 1.5 घंटे की होगी, क्योंकि मुझे दिवाली तक जितना हो सकता है ना उतना जल्दी ये पेपर जो है कंप्लीट करवाना है। मतलब हालांकि दिवाली आपको पता है कब है, 25 अक्टूबर समथिंग में है, तो आप समझ के चलो कि अपने पास 20 अक्टूबर तक का टाइम है कि नहीं है। उससे पहले पहले अपन को ये वाली बुक जो है कंप्लीट करनी है, जितना मतलब हो सकता है उतना अपन करेंगे आराम से, और बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है बच्चों को दो चीज़ पसंद है, कि सर आप धीरे पढ़ाओ और हमें समझ में भी आना चाहिए। अब आप बता, दोनों कंडीशन में एक साथ 1 घंटे में अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। हो सकेगा तो मैं 1.5 घंटे से 2 घंटे भी कर दूंगा, लेकिन स्पीड अपनी वही रहेगी और समझाने का तरीका वही रहेगा, लेकिन मैंने टाइम बढ़ा दिया क्योंकि टाइम अपने पास खूब है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको बड़े तरीके से कवर करना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो टाइम आपका इंक्रीमेंट हो गया है 8 से 9:30। अपने क्लास वैसे भी 8:05 8:10 पे स्टार्ट होती है और 9:30 बजे तक चलेगी, 9:30 या 9:40 तक चलेगी। लगभग 1.5 घंटे क्लास डेफिनेटली रेगुलर रहेगी, ताकि अपन और आराम से चीज़ों को कवर कर सकें और अच्छी तरीके से डेली पढ़ते रहें। ठीक है, आराम से। तो ये है बात, आराम से इसको उतारो स्टेटमेंट को। थोड़ा सा ये जो डोमेन कट रहा है इधर, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ बोर्ड को, अब सही दिख रहा है एकदम प्रॉपर। और आराम से लिख के डन का कमेंट करो और समझो सवाल को। जो इसका स्टेटमेंट है उसको 1 से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, क्या कह रहा है स्टेटमेंट, और क्या आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो स्टेटमेंट से, जरा थोड़ा सा गौर करिएगा भाई। क्योंकि अब है ना, आप बच्चे नहीं रहे, आपने 1 मिनट पढ़ ली है, मतलब बेसिक आपको आता है। हाँ भाई, सत्य प्रकाश कह रहे हैं कि सर डन है, लिख लिया। देखो लिखने से काम नहीं है, मैंने क्या कहा, 2 से 3 बार 4 बार स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है वो भी लिखो, क्या समझ में आ रहा है वो भी मुझे समझाने की कोशिश करो भाई। सभी लिख लो आराम से। मतलब मैं कह रहा हूं ना, कॉम्प्लेक्स में इतनी जो बातें हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मजा आएगा अपन को एलजेब्रा पढ़ने में। एलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहां पे देखना पूरा जो काम है अपन इंटरेस्ट के साथ में करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या है, जैसे अपन ने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, तो सवाल अपन नॉर्मली कर सकते हैं, हालांकि इतना बोरिंग भी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, वहां पर तो क्या है, फालतू की मजदूरी करते हैं अपन। एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिर सवाल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, यहाँ पर फिर भी थ्योरम्स हैं, क्वेश्चंस भी हैं अच्छे। तो मुझे बताओ, लिख लिए सवाल? ठीक है, थोड़ा मैं भी फास्ट करता हूँ ताकि और जल्दी हो सके। प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट को मैं एक बार पढ़ता हूं, और एक ही बार पढ़ने से पूरा स्टेटमेंट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब सुन लो मेरी बात।
कोशी समाकलन प्रमेय का कथन दीजिए, हम सिद्ध करो। स्टेट एंड प्रूव कोशी इंटीग्रल थ्योरम। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत होगी। मैं आता हूं कथन स्टेटमेंट पे। यदि एक संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है तथा एफ डैश जेड सतत है, एवं यदि जी में सी एक समृद्ध कंटूर है, तो आपको इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड आपको जीरो प्रूफ करना है। बोलो जय श्री श्याम। ठीक है। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन G and f dash z is continuous, then any closed contour C in G, then आपको यह प्रूफ करना है। अब ये तो वही बात हुई, जैसा लिखा हुआ है मैंने वैसे सामने पढ़ दिया। ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं इंग्लिश वाले स्टेटमेंट को मिटा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं इस स्टेटमेंट को अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं। देखो, कोई भी थ्योरम हो, कोई भी ऐसा सवाल हो जो आपको तकलीफ दे रहा हो, या फिर आपको लगता है यार इसमें अपन फंस सकते हैं, देखो उसका तरीका देखो। मैं इसी प्रकार क्वेश्चंस को सोल्व करता हूं। जैसे मान लो यहां पर मैं बात करता हूं, सवाल के अंदर पहली चीज आपको क्या दे रखी है? सबसे पहली चीज दे रखी है आपको एक से संबद्ध प्रदेश। एक से संबद्ध प्रदेश। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपका जो सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, क्या इसकी डेफिनेशन आपको याद है? क्या इसकी डेफिनेशन आपको याद है? कल मैंने लिखवाई थी इसकी डेफिनेशन। मैंने 4 डेफिनेशन लिखवाई थी कल। संबद्ध प्रदेश, कनेक्टेड डोमेन, डिस्कनेक्टेड डोमेन, सिंपली कनेक्टेड डोमेन और मल्टी कनेक्टेड डोमेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे मेरी बात आप तक पहुंच रही है क्या? पहुंच रही है तो मुझे बताओ, ये आता है आपको? अगर आता है तो काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सेकंड चीज, जो जो काम की बातें इस स्टेटमेंट में सारी आपको पहले आनी चाहिए। सेकंड में बात करता हूं विश्लेषक। उम्मीद करता हूं जिसने पहली यूनिट पढ़ी होगी उसको इस वर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी। विश्लेषक एनालिटिक। क्या होता है एनालिटिक? विश्लेषक एनालिटिक का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड अगर विश्लेषक होता है, अगर वो एनालिटिक होता है, इसका मतलब पूरे डोमेन में वो क्या होगा? अवकलनीय होगा। क्या होगा? अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बात कंप्लीट। तीसरी चीज बताओ क्या दे रखी है? सारे बच्चे बोलेंगे एफ डैश जेड का जो मान है वो आपको दे रखा है सतत। सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस। और फोर्थ नंबर की चीज आपको दे रखी है कि ये जो आपका जी है, ये सी एक समृद्ध कंटूर है। सी आपका एक क्या है? समृद्ध कंटूर, क्लोज्ड कंटूर है। क्या है? क्लोज कंटूर। अब मुझे एक बात बताओ, अपनी बुक का नाम क्या है? अपनी बुक का नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बिल्कुल सही बात मैंने बोल दी एकदम। आपने पहली यूनिट में पढ़ा था विश्लेषक एनालिटिक, सेकंड में पढ़ रहे हैं अपन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अब मुझे बताओ ये दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मिक्स हो गए ना आपस में। मतलब सोचो, पहली यूनिट में जो हमने पढ़ा था विश्लेषक वाला पोर्शन, वो यहां पर हो चुका है मिक्स। हमारी बुक का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र विश्लेषण। यानी कि क्या करना है अपन को? चीजों को क्या करना है? मिक्स करना है और फिर उसकी स्टडी करनी है, तभी हमारी बनेगी सम्मिश्र विश्लेषण। अब मुझे बताओ, अगर काम आप रेगुलर करते हो और ईमानदारी से करते हो तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए और ये भी आप आनी चाहिए। और ये चारों अगर आती है ना, तो मैं जो अभी कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा मात्र 5 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? सुनो, तो चारों की डेफिनेशन आपको याद होगी, नहीं है तो अपने नोट्स में लिखी हुई है, जाके पढ़ लो। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और फिर आखिरी बात, जो अपन को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, वो अपना यही है कि इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड क्या है? आपका 0 है। कंप्लीट। ठीक है, तो ये जानते हो ना क्या होता है। और कंटूर का जब भी याद करो ना, तो वो हाईवे याद कर लेना, जयपुर से दिल्ली हाईवे, बस यही आपका कंटूर होता है।
बीच में से ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर बीच में से ब्रेक हो गया इसका मतलब वो कंट्रोल नहीं होगा। ये बात मैंने आपको पहले ही लेक्चर में सिखाई थी बहुत ही तरीके से। देखो, जब भी कोई डेफिनेशन पढ़ो ना, जब भी कोई परिभाषा अगर आपके सामने आती है तो उसको हल्के मत लिया करो। क्योंकि मैं बताऊं आपको, बच्चे का सबसे बड़ा मेन कारण समझने का यही होता है कि जब भी कोई डेफिनेशन होती है ना उसको हल्के में ले जाता है। वो बोले डायग्राम तो है, नॉर्मली क्या है, बाकी इस डायग्राम में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँ बहुत सारी बातें जो आप अभी भी नहीं बता पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो जितना हो सकता है ना, जो भी अपना एग्जाम्पल दें, डीप में चले जाओ। क्योंकि यही टाइम है, प्रॉपर टाइम देंगे किसी लेक्चर को अपन, किसी भी टॉपिक को, वो दोबारा नहीं आएगा, है कि नहीं है? तो जो उसका टाइम होगा ना उस टाइम पे उसको पढ़ लोगे बेस्ट रहेगा, नहीं बाद में फिर जय श्री श्याम। चलो मिटा दो इसको मैं। अब देखना कितने बिल्कुल आराम से एकदम सिंपल वे में हम इसका आंसर करेंगे। और आप भी कहोगे गुरुजी मजा आ गया, हमें तो लग ही नहीं रहा कि हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। और वही बात है, देखो फील उसी को आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। मैं खुद मेहनत जो कर रहा हूं ना, इस मेहनत का फल उसी को मिलेगा जो बच्चा लगातार पढ़ेगा, रेगुलरिटी से पढ़ेगा। सही बात है कि नहीं है? और टाइम का ध्यान रखना विशेष। कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी हमको तो नींद आएगी। देखो नींद है ना, नींद उस बच्चे को आएगी जिसने पीछे का नहीं पढ़ रखा होगा। क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा वो उसके समझ में बैठेगा नहीं, और बैठेगा नहीं तो फिर साफ सी बात है, बैठेगा नहीं तो साफ सी बात है उसको नींद ही आएगी फिर। नहीं तो मैं देखो आपको बिल्कुल भी ऐसे बोरिंगनेस बिल्कुल फील नहीं होने दूंगा। मैं खुद एकदम एनर्जेटिक रहूंगा और आपको जो भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो आपके बिल्कुल दिमाग में बिठाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बिठाना तो आपको ही है। मेहमान आपके घर में आएंगे तो जब तक आप एंट्री नहीं दोगे ना तब तक मेहमान अंदर नहीं बैठेंगे। बात समझ में आ रही है? मेहमान बाहर से चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट का भी वही सीधा सा फंडा है, कॉन्सेप्ट को बुलाओगे तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सर फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी तो अब समझ में नहीं आएगा ये। देखो राज, बात ऐसी है, अगर फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है, ज्यादा कोई बड़े कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको फर्स्ट यूनिट में कवर करने थे, अब वो नहीं करे आपने, अब सेकंड में कर रहे हो। लेकिन ये काम मत करना आप कि सर एक काम करता हूं मैं पहले फर्स्ट यूनिट पढ़ लेता हूं उसके बाद सेकंड पढ़ूंगा, ऐसा मत करना। सेकंड तो पढ़ते रहो लाइव क्लास में, और जो पहली यूनिट है ना उसको साथ के साथ लेक्चर पीछे से लेते रहो। नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिया आपको, नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता है नहीं। फटाफट लेक्चरों को लो और फटाफट से उसका रिवीजन चालू कर दो, फटाफट, ताकि आपका वो भी यूनिट कवर हो जाए फटाफट से। बात समझ में आ रही है? इसको मत छोड़ना, ये जो आप लाइव पढ़ रहे हो इसको छोड़ना मत, नहीं तो आपका काम खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं यहां पे लिखता हूं प्रूफ। जो आपकी थ्योरम है उसका प्रूफ कर लिखते हैं अपन यहां पे। सुनो मेरी बात, देखो हमें जो भी दिया गया था उसको लिखेंगे पहले तो। और प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक बात कल भी बोली थी, आज भी बोलूंगा और हमेशा के लिए बोलता रहूंगा। जब भी कोई स्टेटमेंट आपके सामने आएगा ना, उस स्टेटमेंट को लेट करके आप पूरा एज इट इज उतार दिया करो। जैसे अभी कोशी रीमान थ्योरम में जो आपको स्टेटमेंट दिया था ना, अब एग्जाम में भी आएगा। सपोज करो एग्जाम में नहीं आता है तो आपको बकायदा याद करना पड़ेगा स्टेटमेंट को, ठीक है? अब यार स्टेटमेंट को याद करने की आवश्यकता कहां है बताओ? मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए थे। एक से संबद्ध प्रदेश, सिंपली कनेक्टेड डोमेन, ठीक है? उसके बाद आपका जो एफडेस है वो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास फंक्शन जो है मतलब सी कंटूर दे रखा है, आपको कंटूर दे रखा है, कंटूर का यूज करना है। तो छोटे छोटे जो पॉइंट हैं वो आपको पहले याद कर लो, बाकी जो लैंग्वेज आप खुद बना सकते हो। बात समझ में आ गई आपको? अब प्यारे बच्चों, जो दिया गया होगा उसको तो लेट करके आप पूरा एज इट इज लिख देना, ठीक है? लेकिन उसके अलावा जो दे रखा है अपन को, जो दिया है, जैसे मान लो कि पहला हमारे पास क्या है,
आपका जो फंक्शन एफ जेड है वो क्या है, आपके पास एनालिटिक है, ये आपको दे रखा है, विश्लेषिक हो गया। सेकंड चीज आपको दे रखी है कि ये जो आपका एफ डैश जेड है ना, ये क्या है, आपका सतत है, ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा तीसरे नंबर की चीज आपको दे रखी है कि आपका जो एफ जेड है ना, ये कहां पर है, कंटूर सी में, कंटूर सी में या फिर कंटूर सी ही है, ये मान लो आप, ठीक है। और इसके अलावा एक स्टेटमेंट क्या दे रखा था, जरा मैं एक बार चेक करता हूं। एक स्टेटमेंट और था और वो ये है, हाँ, सिंपली कनेक्टेड डोमेन, पहली चीज तो भूल गया मैं। फोर्थ नंबर की चीज आपको दे रखी है यहाँ पे, एफ जेड जो है ना आपका, वो कहां पर है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर। इसका नाम क्या होता है, एक सा संबद्ध प्रदेश। देखो, अब अगर इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं ना, ऐसे आप एग्जाम करके आ गए ना, तो आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे, 0 नंबर। क्योंकि थ्योरम जो है ना, वो चाहती है लैंग्वेज, और ये जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हैं ना, इन पॉइंटों को आपको लैंग्वेज में करके लिखना है। कैसे लिखना है, लेट माना आपका फंक्शन एफ जेड एनालिटिक विश्लेषक दे रखा है, एफ डैश जेड कंटिन्यूअस सतत होगा, एफ जेड आपका कंटूर सी है, एफ जेड आपको एक से शब्द पर दे रखा है, तो ये लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब सुनो, अब मैं बीच में यहाँ पे लाइन तो बाद में खींच देंगे, चलो। अब मुझे बताओ यहाँ पे अपन को प्रूफ क्या करना है, अपन को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अपन को कंटूर सी एफ जेड डी जेड बराबर में 0। आओ इधर, यहां पे इसका लिखते हैं हल, सॉल्यूशन। जो गिवन था उसको लिख दिया, जो प्रूफ करना है वो अपन ने यहां पे कर ही दिया। मुझे एक बात बताओ, एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस का आयोटा वी होता है कि नहीं होता। अब राज, उसको समझ में नहीं आएगा ये बात कि यार ये एफ जेड बराबर यू प्लस का आयोटा वी क्या होगा। देख मेरी बात सुन ले, अभी जब आप पहली यूनिट पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी छोटी सी देर, मतलब थोड़ी देर के लिए, एफ जेड बराबर समझो कि यू प्लस का आयोटा वी है, यू हमारे पास रियल पार्ट हो गया और आयोटा वी हमारे पास क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। क्यों, क्योंकि आपको पता है फंक्शन एफ जेड, यानी कि हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। इतना ही समझ लो, बाकी समझने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको पता है एफ जेड बराबर क्या दे रखा है, यू प्लस का आयोटा भी दे रखा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे एक बात बताओ, यहां पे z बराबर क्या होता है, x प्लस का आयोटा y होता है कि नहीं होता है। z बराबर होता है x प्लस का आयोटा y। अब अगर एक काम करूं मैं, यहां पर इस z का मैं डेरिवेटिव करता हूं, यानी कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं dz बराबर, तो मैं यहां पे dx प्लस में आयोटा dy इस प्रकार लिख दूंगा इसको, है कि नहीं है, बताओ मुझे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये हमारे पास जो प्रूफ करना था, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, और इसको आप 2 दे दो, इसको आप 3 दे दो। एक काम करते हैं अपन, समीकरण नंबर जो 1 आपको दिख रहा है, इस समीकरण नंबर 1 में एफ जेड का मान पुट कर देते हैं, डी जेड का जो मान है उसको पुट कर देते हैं, और देखते हैं फिर क्या होता है तमाशा। देखो इंटीग्रेशन सी, अब एफ जेड का मान, और एक काम करो, ये हमारे पास में जो समीकरण नंबर 1 है ना, इसमें क्या करो आप, जैसे एक काम करते हैं, सुनो, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे काम करना है, एफ जेड डी जेड बराबर क्या करना है, 0 करना है। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर ये मान लेता हूं कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, क्योंकि आपको पता है हम कैलकुलेशन सोल्व कर रहे हैं, तो इस वाली टर्म को तो 0 बनाना है, तो आई बराबर 0 हो जाएगा, तो मतलब ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख लेना पर्सनली कि समीकरण नंबर 1 में है ना, यहां पर लिख लेना भैया, आई इज इक्वल टू, ये आपको लेके आना है, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। 1 2 3, मैंने क्या करा, समीकरण 1 में 2 और 3 से मान रखा, लिख भी दो यहां पे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब मान ध्यान से पुट करना, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी एफ जेड का मान क्या है, u प्लस में आयोटा v मल्टीप्लाई में डी जेड की वैल्यू क्या है, डी एक्स प्लस में आयोटा डी वाई। एक काम करो, अब यहाँ पे अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, i बराबर हमारे पास इंटीग्रेशन सी,
और मल्टीप्लाई करो भैया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो बिल्कुल तरीके से करना, u डॉट में dx, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में u का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, u का कर दो इससे, तो यहाँ पे प्लस का ही हो जाएगा आयोटा, और u अंदर हो जाएगा, डॉट में dy आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्लस करो यहाँ पे आप बीच में। उसके बाद देखो ये इसका हो गया ना, सुनो इसका हो गया है हमारे पास। अब सुनो, अब करेंगे अपन आयोटा वी का। अब यहाँ पर जैसे मैं आयोटा वी का मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा वी का यहाँ पर होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में वी आयोटा वी डॉट में आपका डी एक्स। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो क्या होता है, माइनस का 1 होता है। तो इसको यहाँ पे लिख लो माइनस का 1, और क्या हो जाएगा v डॉट में आपका dy हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब एक काम करो, ये हमारे पास में इतना हो गया, ठीक है, बीच में प्लस का ही आएगा क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर ही लिया है। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या करा, इस i को थोड़ा एडजस्ट करा, इंटीग्रेशन c हमारे पास में है, और यहां पे देखो ध्यान से आप, u डॉट में dx है, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आयोटा v डॉट डी एक्स है, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, ये dy हो गया हमारे पास, और एक काम करो, इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लो। अरेंज किस प्रकार करेंगे, देखो u प्लस का आयोटा वाली जो टर्म है ना, उस टर्म को आप यहां पर थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करो। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने क्या करा है, सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करके इनको सोल्व करने की कोशिश करी है। आप अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरा आपका ब्रैकेट इस प्रकार बन गया है, ठीक है। अब सुनो मैंने क्या किया है, देखो ध्यान सुनना, ये आपका आ गया है u डॉट में dx, ठीक है। अब यहां पे अगर इस माइनस वाले टर्म को मैं लिया हूं यहां पे माइनस का v डॉट में dy, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। आयोटा मैंने यहां पे कॉमन ले लिया मान लो बाहर, और ये मैंने अंदर क्या लिख दिया, ध्यान से देखना, u डॉट में dy है, और प्लस में क्या है हमारे पास, v डॉट में dx है। इस बात का ध्यान रखना। ये मैंने कैसे बनाया है, सभी को समझ में आया भाई? यहां तक कोई दिक्कत? अरे क्या करा है, समझ में आया? मैंने आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू बन गई। ये वैल्यू बनने के बाद मैंने सिंपल ये करा है कि जो हमारे पास यूरो डीएक्स, अरे रियल पार्ट को एक तरफ कर लिया, प्लस में आयोटा इमेजिनरी पार्ट को मैंने एक तरफ कर लिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जिसका नाम है ग्रीन प्रमेय। नाम देखो, ग्रीन प्रमेय। अब ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, ध्यान सुनना। यह कहती है कि भैया इंटीग्रेशन c अगर p डॉट में dx प्लस में q डॉट में dy है, तो बराबर हम क्या लिख देंगे, देखो इंटीग्रेशन, ध्यान सुनना, dq अपॉन में dx माइनस का dp अपॉन में dy। मतलब होगा क्या कि जो हमारे पास में dx है, मतलब p डॉट dx है, तो p का तो डेरिवेटिव करना है y के रेस्पेक्ट में, q का डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ये ऐसे करके आप यहां पे dx प्लस में dy ये लगा दो आप। ये कहती है कौन, ग्रीन प्रमेय। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल तरीके से यहां तक उतारो आप। अब देखो आपका लगभग 90% काम हो चुका है। अब क्या करना है, जो आपका ये आई का मान आया है उसको यहां पर कंपेयर करवाना है ग्रीन प्रमेय से, इनका डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करके फिर अपन क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। आपको जीरो लेके आना है मान, वो लेके आएंगे। लेकिन सारे बच्चे एक बार देखो, 4 नंबर का मामला है, हम थोड़ा सा बिल्कुल भी सावधानी, देखो सावधानी से काम करेंगे, थोड़ी सी भी ढिलाई बरतेंगे नहीं यहाँ पे। तो सारे बच्चे एक बार इधर आओ। मैंने क्या किया है, जो गिवन था उसको लिख लिया, जो प्रूफ करना है उसको लिख लिया, जो सॉल्यूशन हमारे पास में है उसको यहां पर मैंने स्टार्ट करा। एफ जेड का मान आप जानते हो, यू प्लस का आयोटा वी होता है, जो नहीं जानता वो याद कर लेगा। जेड बराबर एक्स प्लस का आयोटा वाई, इसका मैंने डेरिवेटिव है, फिर डेरिवेटिव फॉर्म में लिख दिया, तो डेल्टा जेड डी एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई, 3 2
1। 3 और 2 से 1 में मैंने मान रख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या करा, पर्सनली मल्टीप्लाई तो किया है, यू डी एक्स, यू हमारे पास आ गया, फिर इससे मैंने इसको कर दिया और फिर इसको कर दिया। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 माइनस का। फिर मैंने क्या करा कि जो वैल्यू यहाँ पे बिना आयोटा वाली थी एक तरफ कर ली और आयोटा वाली वैल्यू मैंने एक तरफ कर ली। आयोटा मैंने बाहर कॉमन ले लिया और ये मेरे पास आ गया। अब क्या करेंगे, ग्रीन पर में किसी को भी नहीं पता इसके बारे में, किसी ने भी इसका प्रूफ नहीं देखा है, आप सिंपल सीख लो कि ग्रीन पर में क्या होती है। अगर पी डॉट डी एक्स इस प्रकार देखो यहाँ पे इसी प्रकार की तो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको सेम, तो सेम स्ट्रक्चर दिख रही है तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हमारा काम बन जाएगा। किसी का कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है। देखो मैं बहुत ही धीरे धीरे कर रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके से, तो देखो बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 1% की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ भाई, दिशांत कह रहा है कि सर प्लस आएगा। ठीक है, हाँ भाई वहां तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार पूरी थ्योरम को चेक करो, जहां पर आपको दिक्कत आती है देखो धीरे धीरे अपना माइंड यूज करो। आपको लगता है कहीं मिस्टेक है, आपका माइंड काम कर रहा है तो मुझे तुरंत बताओ। 4 नंबर का मामला है, हम देखो इसमें थोड़ा सावधानी से काम करेंगे। हाँ भाई, जैसे लिख लो डन कर देना। हमारा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा काम और बचा है, उसके बाद हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और लिखने में थोड़ा सा जल्दी करना, देखो है ना। हाँ भाई, राहुल, सत्यप्रकाश, दिशांत, कोई दिक्कत किसी भी कॉन्सेप्ट में? चलो भाई, लिख लिया। चलो भाई, चलो चलो चलो। अब सुनो, अब देखो बिल्कुल तरीके से आपको सब कुछ बातें पता है। ठीक है, इस वाले टर्म को मैं इधर से मिटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, मिटा देता हूं है ना। उसको लिखते रहो, इधर से मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, हाँ भाई। तो आई का मान आपके पास यूरो डी एक्स माइनस का वीडो डी वाई, थ्योरम्स कंपेयर करोगे। और ग्रीन थ्योरम आपकी है। एक छोटा सा काम और करना, यहां पे अपना कंटूर सी है तो यहां पर भी आप सी लगाओ। और एक और गलती कर दी, और मैं आपको बताऊं ये थ्योरम जो है ना ग्रीन पर में, ये अपन कहां पढ़ते हैं। अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया हो, शायद देखो फर्स्ट ईयर आपने नहीं पढ़ी होगी मेरे हिसाब से, जब डबल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना अपन, डबल इंटीग्रेशन, तो डबल इंटीग्रेशन के अंदर आती है ग्रीन पर में, फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, तो यहां पर देखो ये डबल इंटीग्रेशन के लिए होती है वैल्यू, तो यहां पे एक और इंटीग्रेशन आपको लगाना पड़ेगा। कंटूर सी में अपन जब ग्रीन पर में लगाएंगे तो वहां पे होगा डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब सही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर देखो ये क्या है, ये डी एक्स डॉट में डी वाई है यहां पे, इसको सही कर लेना डी एक्स डॉट में डी वाई।
ठीक है, और आप देख लो आराम से। अब अपन आगे चलते हैं, सुनो। अब क्या करेंगे, ग्रीन पर में से वी नो दैट फ्रॉम ग्रीन थ्योरम, ग्रीन पर में से हम जानते हैं। अब आप एक बार यहां पे आई का मान चेक करना। देखो आई इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं तरीके से देखना, इंटीग्रेशन सी आपके पास में u डॉट डी एक्स माइनस का v डॉट डी वाई। आपको पता है मुझे इस v का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बताओ। तो ये क्या है, माइनस का v डॉट डी एक्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन माइनस हमारे पास में है, और ये हो जाएगा dv अपॉन में dx। उसके बाद आगे माइनस आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है तो माइनस लगा देंगे। dp अपॉन में क्या है, dy है, मतलब u का मैं करूंगा y के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, du अपॉन में क्या बन जाएगा हमारे पास, dx। dx नहीं बनेगा, dy बनेगा। तो ये dx dy में कंफ्यूज मत होना, इसमें गलती मत करना। बाहर आपका ये आपका dx डॉट में dy जो है ऐसे कैसे लगा रहेगा, ठीक है। प्लस में क्या है आपका आयोटा है, ठीक है। यहां पर क्या है, u डॉट डी वाई। आपको लगा नहीं यहां पे कुछ गलती करी अपन ने, u डॉट में क्या है, dy, v डॉट में dx है। एक बार इधर चेक करो, u डॉट dx, u डॉट dy, ठीक है। और यहां पे हमारे पास माइनस का v डॉट dy। तो यहां पे देखो आप, दोनों वैल्यू सेम नहीं लग रही है आपको। जैसे यहां पे अपन ने ये u डॉट में dy किया है, ठीक है। जैसे u इससे मल्टीप्लाई हुआ तो dx आ गया, फिर u को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा आया तो dy आ गया, ठीक है। उसके बाद हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आयोटा v डॉट में dx आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे dy आ गया। तो यहां पर तो देखो dy ही आएगा, ठीक है। और यहां पर फिर यहां पे x भाई आना चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक लगता है मुझे। भाई इस वैल्यू में हमें x भी लेके आना पड़ेगा, नहीं लेके आना पड़ेगा बताओ, नहीं तो बिना x के काम कैसे चलेगा, ठीक है। एक मिनट रुको, यहां पे देखो आप एक बार ध्यान से, और इस वैल्यू को देखो। जैसे हमने यहां पे ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे u डॉट डी एक्स आपका है, माइनस का v डॉट डी वाई आपका सही है, और यहां पर देखो u डॉट डी वाई है, प्लस में v डॉट डी वाई है। अब दोनों देखो सेम वैल्यू मिल रही है अपन को। एक बार मल्टीप्लीकेशन में क्या दिक्कत अपन ने करी है क्या, देखो u को हमने मल्टीप्लाई करा dx से, ठीक है। u को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आयोटा u डॉट में dy, ठीक है, सही है। उसके बाद में आयोटा हमारे पास में v डॉट डी एक्स हमारे पास में माइनस का, ये हमारे पास में सेम है, ठीक है। चलो देख लेंगे, थ्योरम को फिर अप्लाई करते हैं मान लो अपन, और इसके अंदर अप्लाई करेंगे मान लो, तो दोनों क्या है, यू डॉट डी वाई प्लस में वी डॉट डी वाई। अब सुनना ध्यान से, अपन क्या करेंगे, अपना काम तो वही है सेम, v का करेंगे अपन dv अपॉन में dy, सॉरी dx के रेस्पेक्ट में, और फिर बीच में माइनस लगा देंगे, और फिर u हमारे पास में तो u का करेंगे du अपॉन में dy, और बाहर आपका क्या है dx dy, तो हमारे पास में है नहीं तो dy लगा देंगे। अब एक काम करो, सुनो मुझे एक बात बताओ, आपका फंक्शन क्या है, एफ जेड एनालिटिक है, क्या है भैया, एनालिटिक विश्लेषिक फलन है। मतलब हम यहाँ पे सीआर समीकरण का यूज कर सकते हैं। सीआर समीकरण क्या होती है, कोशी रीमान इक्वेशन। क्या होती है याद करो, डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में डी वाई, और यहां पर देखो डी यू अपॉन में डी वाई बराबर माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स। यहां पर क्या है, डी वी अपॉन में डी एक्स, तो डी वी अपॉन में डी एक्स जो है, अब यहां पे क्या है हमारे पास में, इधर बनेगा डी ओपन में डी वाई। जैसे मान रखोगे आप तो एक कट के क्या हो जाएगा, 0। यहां पर हमारे पास में क्या है, डी वी अपॉन में डी एक्स है, सुनो ध्यान से, डी वी अपॉन में डी एक्स है, और देखिए डी यू अपॉन में डी वाई है। ये अपने पास कहाँ है, डी यू अपॉन में डी वाई ये रहा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और डी वी अपॉन डी एक्स, और ये भी आपका।
अब देखो यहां पर दिक्कत आ रही है मेरे हिसाब से, है ना। अब जैसे ये माइनस आ गया अपना, और इस माइनस के कारण डीवी अपन में डीएक्स है, और जैसे अपन यहाँ पे डी यू अपन में डी वाई, जैसे डी यू अपन में डी वाई है, उसका आप मान रखोगे तो क्या आएगा, माइनस का डीवी अपन में डी एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस की दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है ये जीरो बन गया, तो ये भी आपका जीरो ही बनने वाला है, तभी आपका काम होगा। तो एक काम करो, आप यहाँ तक उतारो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई माइनस प्लस की, तो मैं देखता हूँ, और फिर यहाँ तक आराम से उतारो आप, ठीक है। क्योंकि आपको बताया, देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको थ्योरम को सिखाने की कोशिश करी, थ्योरम आपको कंप्लीट समझ में आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन में साफ सी बात है, जब आप एग्जाम में करके आओगे तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे दिक्कत आएगी। लेकिन थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या था, सुनो। थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये था कि जो गिवन है उसको यूज करके मैं जीरो लेके आना है मुझे। अब मैंने देखो एफ जेड हमारे पास था, एनालिटिक था, एफ जेड बराबर यू प्लस का एट भी ले लिया, डी जेड बराबर मैंने मान ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ग्रीन थ्योरम का यूज करा, ग्रीन थ्योरम का यूज करके मैंने वहां पे वैल्यू बनाई। अब आपको पता है सीआर इक्वेशन का यूज करके दोनों वैल्यू सेम करनी है, आपस में कैंसिल करना है, जीरो लेके आना है। अब जीरो क्यों नहीं बन रहा, कहीं पे अपने माइनस प्लस में गलती कर दी है, इसलिए जीरो नहीं बन रहा है, तो वो मैं चेक करता हूं। बाकी आपकी थ्योरम है, अब देखो क्या है, यहां पे जीरो बनेगा, यहां पे जीरो बन जाएगा, आई का मान जीरो, और आपका जो इंटीग्रेशन, सुनो, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का जो मान है वो आपका जीरो बन जाएगा, और आपका आंसर आ गया। यही आपकी कौशी रीमान थ्योरम है, ठीक है। अब मैं एक बार चेक करता हूं, देखो अपन को करना तो पूरा सही है ना, थ्योरम आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद ये माइनस प्लस वाली मिस्टेक है, उसको मैं चेक कर लेता हूं अभी फटाफट से। सत्य प्रकाश कह रहे हैं कि सर लेकिन सर ऊपर तो वी डॉट डी एक्स है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एक बार पूरा मैं चेक कर लेता हूं कहां पर हमने गलती करी है कहां पर नहीं करी है, ठीक है। तो आप भी एक बार चेक कर लो, बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको यार, ठीक है। ये माइनस प्लस की मिस्टेक उसको भी सही कर देते हैं अपन, चलो 1 मिनट का काम है। तो अभी लिखना मत, अगर आप लिखोगे थोड़ी गलती है यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस प्लस में, तो अपन उसको सही कर देंगे, लिखो मत तो अभी इसको। देखो यार, अपन बार बार कंफ्यूज हो रहे थे, ये हमारे पास में आयोटा वाली टर्म है, ये हमारे पास आयोटा वाली टर्म है, यू डॉट डी वाई, यू के पास तो डी वाई रहेगा, यहां पर रहेगा आपका वी डॉट डी एक्स, ठीक है। मैंने मतलब 3 बार देख लिया, लेकिन मुझे वहां पे dx दिखा नहीं, मुझे पता है यहाँ पे dx आएगा, लेकिन मुझे दिख ही नहीं रहा था, देखो। तो ये आपका आयोटा कॉमन ले लिया, वी डॉट डी एक्स आपका वहां पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो सिंपल तरीके से ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करोगे, तो अब पूरी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास, ये तो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर भी आप लगा दो डी वाई और डी एक्स लगा दो, ठीक है। अब जैसे वहां पर आपको पता है यू डॉट डी वाई है प्लस में वी डॉट डी वाई है, तो वी का करोगे तो डी वी अपन में क्या आ जाएगा हमारे पास डी एक्स, बीच में माइनस लगाओगे, और वहां पे क्या है यू है, रुको रुको एक बार, यहाँ पे वी है, तो वी का करेंगे तो वी का क्या होगा यहाँ पे डी वी अपॉन में डी एक्स, सही है, ठीक है। मतलब उल्टा करना है यार, सुनो मेरी बात, उल्टा करना है। जैसे यहाँ पे u है यार, अभी u है, तो u का करेंगे ना यहाँ पे, तो u का होगा dx, ठीक है, माइनस होगा, और v का होगा हमारे पास में dy। अब रख के चेक कर लो आप, du अपन में dx कहां पर है भैया, du अपन में dx, ये रहा अपने पास प्लस में डी अपन में dy, काम खत्म हो चुका है। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ मिस्टेक है, अब देखो मेरी बात सुनो, थ्योरम मुझे याद है, ठीक है, और मैंने थ्योरम को यहां पे लिखने की कोशिश करी। अब साफ सी बात है, जब अपन थ्योरम्स को करते हैं तो अगर कहीं ना कहीं माइनस प्लस की भी मिस्टेक हो गई, लिखना भूल गए अपन,
क्योंकि मुझे याद तो है नहीं, मैंने इसको रट तो रखी नहीं है। अपन को कॉन्सेप्ट पता है, सिंपल मान रखते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। और ऐसे ही काम अपने कहाँ पे होते हैं, एग्जाम के अंदर होते हैं। जैसे अपन लिखने बैठ जाते हैं, अब अपन को तो क्या रहता है भैया, कोशी रीमान थ्योरम आ गई, बिल्कुल एक्साइटमेंट रहता है और यार कर देंगे, बुड़वाती है वैसे भी। अब फटाफट फटाफट गलती में बीच में अपने कहीं पर भी, जैसे मैंने यहां पर देखो इतनी बार 2 बार देख लिया अपन ने, और मुझे ये आयोटा वाली टर्म नहीं दिखी। मैं हमेशा इसको देख रहा था और मैं वाई लिख रहा था वहां पे, तो वो गलती करी ना मैंने। तो यहां पर देख लो आप, आयोटा बार कॉमन लिया, ये आपका यू डॉट डी वाई आ गया और ये आपका वी डॉट डी एक्स आ गया, जबकि आपको इस बात का पता चल चुका है। आप कमेंट कर रहे थे और आपने कहा कि सर वहां पे y की जगह x आएगा, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा था। गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। आयोटा आपके पास में आ गया। आगे आपने ग्रीन थ्योरम देख ली तरीके से। कहने का मतलब ग्रीन थ्योरम अप्लाई करो ना आप, इस बात का ध्यान रखना कि जैसे ये आपका p है, ये आपका q है। अब जिसके रेस्पेक्ट में वहां पे मल्टीप्लाई में होगा ना, जैसे यहां पर क्या है, dx से मल्टीप्लाई है, तो हमेशा ध्यान रखना है u का डेरिवेटिव करेंगे v के रेस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में। यहां पर u डॉट dy है तो y का डेरिवेटिव करेंगे अपन, सॉरी u का x के रेस्पेक्ट में, v का y के रेस्पेक्ट में। क्योंकि इधर देख लो आप, ये हमारे पास इक्वेशन बनी है, एकदम सही है। यहां तक आप उतारो आराम से ग्रीन थ्योरम तक, पहले नहीं उतारा था आपने, और अब यहां तक उतारो। फिर अपन क्या करेंगे, यहां पे सिंपल मान रख देंगे। अब भाई अब बताओ भाई सभी बच्चे, हाँ भाई दिशांत, राज, राहुल, सत्यप्रकाश, कहीं दिक्कत? और शायद मेरे हिसाब से मैंने थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो है वो इतने अच्छे तरीके से समझा दिया कि आपको थ्योरम ऑटोमेटिक पहले ही समझ में आ गई। दिक्कत कहाँ थी, कैलकुलेशन की मिस्टेक थी, और वो आपने मुझे पहले ही बता दी कमेंट करके कि सर वहां पे x की जगह y आएगा, तो वो आपको गलती दिख गई थी। तो फटाफट यहां तक लिखेंगे। बाकी अब आप जानते ही हो क्या करना है, सिंपल अपन को मान पुट करना है और हमारी थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। थ्योरम तो वैसे पहले कंप्लीट हो जाती है अगर मिस्टेक थोड़ी सी नहीं होती है। बस मैं तो ये चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट समझ में पूरा आ जाए, बाकी और क्या करना है फिर अपन को। ठीक है। राहुल कह रहे हैं कि सर ग्रीन प्रमेय की बात समझ में नहीं आया। अरे भैया कोई बात नहीं है, एक काम करो, जहां तक ग्रीन प्रमेय नहीं, एक काम करो पूरा उतार लो आप, ये सीआर इक्वेशन तक पूरा उतारो, और फिर उसके बाद में मैं ग्रीन प्रमेय को अप्लाई करने सिखाऊंगा उसके अंदर, और फिर अप्लाई करके देखना आप आराम से। हाँ भाई थोड़ा फटाफट उतारो, और ये सवाल करने हैं अपन को, थोड़ा जल्दी करोगे तो फिर अपन और थोड़ा और पढ़ाएंगे आराम से अपन। 1.5 घंटे की मैंने बोली है आपसे। डन है भैया सत्य प्रकाश? देखो मैं क्या कह रहा हूँ
कितना भी टाइम लग जाए, थ्योरम आनी चाहिए पूरी समझ में। ऐसा नहीं कि हाँ गुरुजी चलो ठीक है आ गई समझ में, नॉर्मल है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए पूरी थ्योरम कंप्लीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राहुल को समझ में नहीं आया था, अब मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। एक काम करता हूँ, पहले तो मैं ये यहाँ पर इस प्रकार से देखो क्या करता हूं मैं, सुनो। वो जो आई का मान था ना, पुट दी वैल्यू। अब वैल्यू कहां रखेंगे अपन, आई के अंदर। आई बराबर आप रखोगे वहां पे, देखो डबल इंटीग्रेशन आपके पास में है, माइनस का डीवी अपॉन डी एक्स है, माइनस का डीवी अपॉन डी एक्स है, यहां पे रखोगे प्लस का डी यू अपॉन में डी वाई। तो जैसे प्लस का डी यू अपॉन में डी वाई रखोगे, और माइनस क्या है वहां पे डी यू अपॉन में डी वाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है डी एक्स डी वाई, ये कट के बन गया आपका जीरो। उसके बाद प्लस में हमारे पास में क्या है आयोटा, ठीक है। फिर वहां पे क्या है डी यू अपन में डी एक्स है, डी यू अपन में डी एक्स आपके पास, इसकी वैल्यू क्या है डी वी अपन में डी वाई। तो जैसे आप रखोगे यहाँ पे डी वी अपन में डी वाई और माइनस का डी वी अपन में डी वाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है वही डी एक्स आपका डी वाई, ये कट के आपका हो गया जीरो। तो आई का मान कितना आ गया जीरो, और आपको पता है आई हमने क्या माना था, ये रहा, यहाँ पे ऊपर लगा लेना कि लेट आई बराबर, ठीक है, आई बराबर हमने क्या माना था जीरो। तो ये हो गया इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर क्या आ गया जीरो। ये आपकी होती है प्रमेय, कोसी प्रमेय, कोसी समाकलन प्रमेय होती है। अब देख भाई राहुल को समझ में नहीं आया, हाँ भाई राहुल और भी बच्चे हैं, सारे बच्चे इधर आएंगे। देखो आई बराबर आपके पास में क्या है यू डॉट डी एक्स माइनस का वी डॉट डी वाई आयोटा। अब यहां पर देखो यू डॉट डी वाई और प्लस में वी डॉट डी वाई, अब ये प्लस माइनस में है, अगर आप v को इधर कर लो चाहे u को इधर कर लो बात बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपस में क्या है प्लस में है। ठीक है, अगर वैल्यू माइनस में रहेगी तो आगे पीछे मत करना। चलो भैया, उसके बाद ग्रीन पर में क्या कहती है कि अगर हमारे पास p डॉट डी एक्स प्लस में q डॉट डी वाई होगा, आप तो इतना सीख लो, इतना सीख लो कि जो वैल्यू हमारे पास देखो p डॉट डी एक्स है, तो जैसे ये p डॉट डी एक्स आ गया, q डॉट डी वाई आ गया, अगर p x के साथ में है तो p का डेरिवेटिव कर दो y के रेस्पेक्ट में, q y के रेस्पेक्ट में तो q का कर दो x के रेस्पेक्ट, बस इतना समझ लेना। बाकी ये थ्योरम डबल इंटीग्रेशन और ये बीच में माइनस आप लगाना भूलना मत, और बाकी सेम टू सेम। अब एक काम करो, इस थ्योरम को आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, आ जाओ इधर, अप्लाई करेंगे तो i बराबर क्या है हमारे पास, देखो माइनस का क्या आ गया, यहां पर हमारे पास में माइनस का आ गया डी वी अपन में डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है डी क्यू अपन डी वाई, तो यहाँ पे इसका क्या माइनस का डी वी अपन में डी एक्स, फिर आएगा बीच में माइनस, माइनस लगा दो, फिर यू का करेंगे एक्स हमारे पास में है तो एक्स का क्या हुआ यहाँ पे डी यू अपन में डी वाई, जबकि वी किसके साथ था वाई के साथ, वाई का करा यहाँ पे एक्स और डी यू अपन में डी वाई, मल्टीप्लाई में सेम, आयोटा बाहर है नीचे किया तो देखो यहाँ पे क्या है u डॉट में डी वाई, ठीक है, इसका कर दिया अपन ने x के रेस्पेक्ट में, बीच में लगाया माइनस, और वहां पे क्या है v डॉट में dx, तो यहाँ पे v का करा अपन ने y के रेस्पेक्ट में। अब कई बच्चे यहाँ पर ये भी कहेंगे कि सर एक बात बताओ, इधर आओ, जैसे हमारे पास में क्या है dq अपन में dx, मतलब जैसे p और q है ना हमारे पास, तो सर आपको पहले इस v का करना चाहिए था, तो v का मैं कर देता y के रेस्पेक्ट में, यहां पर बीच में लगाता माइनस, और इसका करता मैं x के रेस्पेक्ट में, बात सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने CR इक्वेशन को यूज करके वैसे जीरो बनाना है। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने मान रख दिया, i बराबर वहां पे मान रख दिया, आपका जीरो आंसर बन चुका है, आराम से देख लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। हाँ भाई राहुल, अब बता कमेंट करके समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, हाँ भाई, और यहां पर कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे सत्य प्रकाश जी के सर जीरो का इंटीग्रेशन है, यहां पर सी आएगा। अब सुनो मेरी बात, अब ये बात बहुत अच्छी है, लॉजिक भी शानदार आपका लगाया है आपने, बहुत अच्छी बात है, सुनो मेरी बात क्या है। देखो आई हमने माना ये हमारे पास, और एफ जेड डी जेड बराबर जीरो, मतलब इंटीग्रेशन का जो मान है आपका जीरो आ गया। अब आपने कहा कि सर इसका इंटीग्रेशन जो है वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो निकल के आएगा ही आएगा। देखो आपने जो कंटूर की डेफिनेशन पढ़ी ना, कंटूर, कंटूर की डेफिनेशन पढ़ी, प्लस में आपने देखा कि डोमेन पूरा जो आपका है वो क्या है
डेरिवेटिव अवकलज, एफ डैश जेड भी वहां पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, डेरिवेटिव होगा। तो आपको पता है कि अगर कोई भी आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसका डेरिवेटिव भी होगा तो वो भी क्या होगा, जीरो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज, आपका जो कंटूर सी होगा, कंटूर सी अगर अपने एक पर्सनल डोमेन में प्रेजेंट है, सपोज करो भाई, सपोज क्या करना है, एफ जेड में प्रेजेंट है, कंटूर सी आपके पास में है, एफ जेड में है, और वो क्या है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, तो उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है। लेकिन यहां पर देखो डबल इंटीग्रेशन हमारे पास में है, dx dy है, आपका यहाँ पे वैल्यू बना, यहाँ पे वैल्यू जीरो बना। अब यहां पर देखो आपके पास सही है, लेकिन आपको पता जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इंटीग्रेशन ही हो गया एंड समाप्त। ठीक है, अब जीरो का इंटीग्रेशन है, अगर मैं सी नहीं करूंगा, सी का जैसे वन होगा हमारे पास हो गया, तो वन का हो गया एक्स और प्लस में हो जाएगा सी। ठीक है, बाकी आप जीरो करोगे तो जीरो ही मिलेगा मोस्ट ऑफ, और बाकी यहां पर आपको जीरो लेके आना है, तो आपका आंसर आ गया जीरो। ठीक है, लेकिन आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो, दो तीन कारण उसके जो मैंने पहले आपको बताए, डेरिवेटिव वाला, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वाला, और तीसरा आपका एनालिटिक वाला। तीन कारण तो ये हो गए, और चौथा आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है, जीरो अगर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बनेगा। क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। ऐसा तो देखो काफी केसेस हैं जहां पर वैल्यू काफी आती है, जैसे मान लो मैं अभी आपसे पूछूं क्या आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, कई बच्चे क्या कहेंगे सर इसकी वैल्यू वन है, कई बच्चे क्या कहेंगे सर ये जो टर्म है ये इनडिफाइनेट टर्म है, या फिर इसको अपन कह सकते हैं इनफाइनाइट कह सकते हैं, या फिर ये टर्म डिफाइंड ही नहीं है। दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, अब कैसे करती हैं, अब ये मुझे पता नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन तो रहते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थ्योरम आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले वो बताइए आप कंप्लीट, बाकी और भी कोई दिक्कत है आपके मन में आए तो बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल तरीके से। हाँ भाई, 4 नंबर का मामला है, 1 घंटा होता है, 1.5 घंटा क्लास में पूरी थ्योरम है ना वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, आ गया समझ में सभी को, प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया भाई सभी को। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं अपन, है ना, आगे चले अपन अब, चलो मिटा दो इसको मैं। अब अपन एक सवाल करेंगे शानदार सा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा लॉजिक है वो आपको सीखना पड़ेगा। जब भी कोई कैलकुलेशन करो तो उसके अंदर माइनस प्लस का या फिर मल्टीप्लाई का ध्यान रखा करो। अगर वो गलती आपसे एक बार हो गई तो फिर उसके बाद तो देखो कितना भी आपको आता है, कॉन्सेप्ट सब पता है आपको, लेकिन वो एक बार गलती कर दी ना आपने, फिर वो गलती आपको दिखेगी भी नहीं। और इस गलती को सुधारोगे आप, प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ही सुधरेगी, नहीं तो नहीं सुधरेगी। हाँ भाई, अब सुनो एक काम करते हैं, अब मैं आपको सवाल जो करवाने वाला हूँ, ठीक है, वो मैं आपके सामने लिखता हूँ, उसको आप ट्राई करना। और आज की क्लास में अपन थ्योरम को ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर बाद में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। कल याद रखना, कल की जो क्लास रहेगी अपनी पूरी 1.5 घंटे की रहेगी, और तैयार करके आना भैया पीछे का मैटर। ठीक है, कोशी रीमान थ्योरम जो है ये भी आप पढ़ के आना।
और चलो क्वेश्चन में छोड़ो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। सुनो, सपोज करो ये आपका एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर ये आपका एक पॉइंट है जेड नॉट, और ये आपकी रेडियस, ये आपका पॉइंट है एक। अब अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस जेड माइनस का जेड नॉट जो पॉइंट है ना, अगर ये हमारे पास क्या है आर, क्योंकि मैंने आपको देखो चीख कर चिल्ला कर बताया था कि ये हमारे पास में जो मॉडुलस है ना, मॉडुलस जेड माइनस का जेड नॉट, ये बता रहा है पाथ की लंबाई को। पाथ जो आपका है, ये जो आपकी रेडियस है, रेडियस इस पाथ को बता रहा है, इसकी लंबाई को बता रहा है। ठीक है, अब आपको पता है जेड से लेकर जेड नोट तक हमारे पास जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, आर, रेडियस। लेकिन अब ध्यान सुनना, जैसे ही मैं इस मॉडुलस को हटाऊंगा तो जेड माइनस का जेड नोट बनेगा, और जैसे ही आपका जेड माइनस का जेड नोट बनेगा ना, तो यहां पर आएगा ई की पावर आयोटा थीटा, और ये आर। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बस आप, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट मान लो, फॉर्मूला मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो। जेड माइनस का जेड नोट जो है वो कितना होगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा होगा। तो ये ध्यान रखना, ये आपका एक सर्किल होगा, एक वृत्त होगा, उस वृत्त के अंदर जेड नोट पॉइंट है, ये जेड हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है। ये अगर मॉडुलस इसकी वैल्यू अगर आर है, और आर ही होती है, आपको पता है लेंथ को शो कर रहा है तो आर ही होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉडुलस को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा आर ई की पावर आयोटा थीटा आएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लिख लो। फिर उसके बाद में कल पढ़ाते हैं अपन आराम से, और कल क्या करेंगे, 4-5 सवाल करेंगे एक साथ, और 1.5 घंटे क्लास आपकी रहेगी प्रॉपर तरीके से। और एक काम करना, ये जो थ्योरम मैंने करवाई थी अभी कोशी रीमान वाली, कोशी रीमान नहीं, कोशी इंटीग्रल थ्योरम, तरीके से सीख लेना उसको, और प्रैक्टिस जितनी हो सके कर लेना, क्योंकि देखो साथ साथ काम कर लोगे ना, फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और एक अच्छी अपडेट है आपके सामने, जो अपना नया वाला एप्लीकेशन है उसका एपीके तैयार हो गया है, वो प्ले स्टोर पे आ जाएगा। अपने 20 तारीख तक लॉन्च कर देंगे उसको अपन, 20 तारीख से पहले पहले वहां पर आपको शिफ्ट कर देंगे, और 20 तारीख से पहले पहले या 20 तारीख तक मान लो उसको आप यूज कर सकते हो। और एक और बात बताऊं आपको मैं, आपको लगता है कोई भी थ्योरम पढ़ने के बाद आपको ऐसे कुछ डाउट आता है, या फिर जैसे अभी आपने कोशी रीमान थ्योरम पढ़ी, अभी तो मैंने आपको सिखाया है, ओनली आपने पहली बार पढ़ा है। आप जैसे दोबारा पढ़ोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चलेंगे, जो भी चले ना। कॉल तो आप करोगे तो मैं शायद अटेंड करूं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दिया करो, वॉइस मैसेज का ऑप्शन आपके पास, सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसको तुरंत एक्सप्लेन कर दो, जैसे मैं मैसेज देखूंगा आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ये होता है बेस्ट तरीका। मेहनत को तो देखो, मेहनत आपको पता है दोनों तरफ से करनी पड़ेगी, मैं तो कर ही रहा हूँ, आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, कल तैयार रहना, 8 से वही 9:30 अपनी क्लास होगी, और वैसे 9:30 तो वैसे भी अब हो ही गए हैं, आपको पता है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि सर कैसे आया है ये भी बता दो, किसकी बात कर रहे हो आप। यहाँ पे सत्य प्रकाश कह रहे हैं कि सर कैसे आया है वो भी बता दो। अच्छा, ये यहाँ पे जेड माइनस का जेड नोट बराबर आर ई की पावर आई थीटा, ये कैसे आया है, अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करना, पहले यूनिट का पहला या दूसरा लेक्चर मेरे हिसाब से होगा, वो लेक्चर आप देखना एक बार, और फिर मेरे से सवाल पूछना, फिर मैं कल इसका जवाब दूंगा। ठीक है, हाँ भाई सत्य प्रकाश, ठीक है भैया, फिर आप मेरे से सवाल करोगे नहीं। चलो, धन्यवाद।